Hello students and welcome to my YouTube channel. In today's session I am going to explain you the further paragraphs of chapter number 1, that is the last lesson written by Alphonse Daudet. In first part we have been discussing about the Franco-Prussian War and the impact of it. In that war, Prussia defeated France and overpowered the two districts of France, that is Alsace and Lorraine, and they have also passed one order there in Prussian districts Alsace and Lorraine that nobody would learn and write in French language. Only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. In that first part, I have also told you about our narrator Franz, who was a French boy, who was a French student, and he is narrating us that how was that day when M. Hamel, the French teacher, took his last lesson. What kind of emotions were there in everybody's mind who had never paid attention to their teachers' words and never valued their लैंग्वेज. उन लोगों के दिमाग में क्या इमोशंस चल रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी जिन लोगों ने आज तक कभी अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया और अपने टीचर के वर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया. तो हमने देखा था कि फ्रांस स्कूल की तरफ जा रहे थे, लेकिन पहले उनका जो माइंडसेट होता है वो बदल जाता है एंड ही डिसाइडेड टू स्टे आउट द होल डे बिकॉज ऑन दैट डे एम हैमल वॉज गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स एंड फ्रांस हैड नो आइडिया अबाउट इट. फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो पहले डिसाइड करते हैं कि वो बाहर ही रहेंगे और स्कूल नहीं जाएंगे, और बाद में वो अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं और वो स्कूल जाने का डिसीज़न लेते हैं. जब वो स्कूल जा रहे थे तो सबसे पहली चीज़ जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग थी उनके लिए वो क्या थी कि बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, एक भीड़ इकट्ठी होती है. आई हैव टोल्ड यू अबाउट बुलेटिन बोर्ड ऑल्सो एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट. बुलेटिन बोर्ड क्या इंपॉर्टेंस रखता था अल्सास में वो भी मैंने आपको बताया है. वैन ही वॉज गोइंग टू स्कूल एंड वैन ही केम नियर टू इट, जब वो स्कूल के बिल्कुल पास पहुँचते हैं तो उन्हें क्या चीज़ दिखाई देती है. ही फाउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट प्लेस वॉज क्वाइट चेंज्ड. उस जगह का एटमॉस्फेयर, वहाँ की सिचुएशंस बिल्कुल बदली हुई थी. यूजुअली व्हेन स्कूल वॉज रनिंग देयर वॉज अ लाउड नॉइज ऑफ opening and closing of desks, there was noise of children repeating their lessons, there was noise of teacher rapping their ruler on the desk. तो बहुत सारी नॉइज़ उन्हें सुनाई देती थी. बट दैट डे सीम टू हिम एज अ संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन उनको संडे मॉर्निंग जैसा लगा. क्यों लगा? बिकॉज ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट स्टिल एंड काम, क्योंकि उस दिन हर चीज़ बिल्कुल स्टिल और काम थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग पे होता है. संडेज़ में क्या होता है, स्कूल में कोई नॉइज़ नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्वाइट, वेरी स्टिल, देयर इज़ नो मूवमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट our narrator France has compared that day with the Sunday morning. तो ये important question है, ये मैंने आपको part 1 में भी बता दिया था that why our narrator has compared that day with Sunday morning. ये बहुत important question है, और जितने भी अब हम आगे के पैराग्राफ्स पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनेगा that what were the unusual events seen by the narrator or seen by France while he was going to school. जब वो स्कूल जा रहे थे और जब वो स्कूल पहुँचे तो उन्हें क्या क्या अनयूजुअल इवेंट्स दिखाई दिए. व्हाट मेड हिम सरप्राइज़, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने उनको सरप्राइज़ कर दिया. तो पहली कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है. फर्स्ट थिंग, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल ही फाउंड अ क्राउड gathered near the bulletin board, and then when he reached to the school he found that everything seemed very quiet and still. Students were sitting in the classroom, teacher was also walking to and fro, but there was no noise, everything was very still like a Sunday morning. उसके बाद जब वो स्कूल पहुँचते हैं, what he found, first he was very frightened because he had a thought that when he would enter into the classroom his teacher would embarrass him and scold him for reaching late to school. पहले जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि जब वो क्लास में अकेले अंदर जाएंगे और जब नॉइज़ नहीं होगी तो उनके टीचर उन्हें नोटिस कर लेंगे और वो पूरी क्लास के सामने उनको एम्बैरस करेंगे और डांटेंगे. तो फ्रांस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्लास के अंदर जाना और चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठ जाना. तो वो काफ़ी घबराए हुए थे. ही वॉज़ वेरी पैनिक्ड, ही वॉज़ वेरी फ्राइटेंड. बट
बट अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, सरप्राइजिंगली क्या होता है, व्हेन फ्रांस एंटर्ड इनटू द क्लासरूम हिज टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, इवन ही वेलकम्ड फ्रांस एंड आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट। जब फ्रांस अंदर जाते हैं तो वो तो सोच रहे थे कि उनके टीचर उन्हें डांटेंगे, एम्बैरेस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एम हैमल उनको वेलकम करते हैं और उनको परमिट करते हैं उनकी सीट पर बैठ जाने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर की वजह से एम हैमल ऑल्सो न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज लास्ट लेसन एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्कोल्ड एनीबडी ऑन दैट डे, ओनली ही वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द classroom. One more thing is there that on that day in the classroom not only students were sitting but also many villagers, many people who never valued their language, who never paid attention to their teachers' words also came and seated there. तो जिन लोगों ने आज तक अपनी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं किया था, अपने टीचर के वर्ड्स को कभी वैल्यू नहीं किया था, आज वो लोग भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो ये सारे अनयूजुअल इवेंट्स हैं जो उस दिन फ्रांस ने नोटिस किए। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विद द फर्दर पैराग्राफ्स। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little France. We were beginning without you." तो जब फ्रांस स्कूल के पास पहुँचे और जब वो क्लासरूम में जाने वाले थे, वो बहुत घबराए हुए थे, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि एम हैमल उन्हें बहुत डांटेंगे, एम्बैरेस करेंगे सबके सामने, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो क्लास के अंदर जब जाते हैं तो एम हैमल उनको डांटने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, वो उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। तो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था आज फ्रांस के लिए। अपने टीचर का चेंज्ड बिहेवियर देखकर वो बहुत सरप्राइज थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Now while Franz was sitting on his desk and getting normal, जब फ्रांस थोड़ा नॉर्मल हो रहे थे, अपने डर से ओवरकम कर रहे थे, वहाँ थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत पैनिक हो गए थे। अब जब उन्हें लगा कि उनके टीचर आज बहुत अच्छे मूड में है, उनका बिहेवियर आज चेंज्ड है, तो वो भी थोड़े से नॉर्मल हुए, रिलीव्ड होने लगे, रिलैक्स होने लगे। लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठने लगे, ही फाउंड वन मोर सरप्राइजिंग इवेंट, उन्होंने एक और सरप्राइजिंग इवेंट देखा। क्या था वो? ही फाउंड दैट हिज टीचर हैड वॉर्न हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उनके टीचर ने आज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि वो क्लोथ्स जो वो यूजुअली नहीं पहना करते थे, वो क्लोथ्स जो वो पर्टिकुलरली कब पहनते थे, जब कोई स्पेशल डे होता था, जैसे इंस्पेक्शन डे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। क्या ड्रेस पहनते थे वो स्पेशल डेज पर? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट एम हैमल यूज्ड टू वियर ऑन फाइन संडे, on Sundays and on inspection or prize distribution days? He usually wore beautiful green coat, he usually wore frilled shirt, little black silk cap and those dresses were embroidered. सब जो ड्रेस होती थी वो एम्ब्रॉयडर्ड होती थी। एम्ब्रॉयडरी एक तरह की स्किल होती है स्टिचिंग की, ठीक है। तो वो एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पहनते थे, एम्ब्रॉयडर्ड हैट पहनते थे, ग्रीन कलर का कोट पहनते थे, और यूजुअली वो ये कब पहना करते थे? यूजुअली वोर ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। तो फ्रांस के लिए ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। उसे ये देखकर ये लगने लगा कि आखिर आज ऐसा कौन सा दिन है कि हमारे टीचर ने भी आज कुछ स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन होता है पीसफुल, काम, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। अब सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग इवेंट ऑफ द डे फॉर फ्रांस के लिए सबसे सरप्राइजिंग इवेंट क्या था? दैट दोज बैक बेंचेस दैट यूजुअली केप्ट एम्प्टी इन द क्लासरूम वर captivated by and captured by the villagers. Village people were sitting there. तो जो सीट्स यूजुअली क्लासरूम में खाली रहा करती थी, आज उन सीट को किसने कैप्चर किया हुआ था? कौन उन सीट्स पर बैठा हुआ था? उन पर विलेजर्स बैठे हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया दैट ऑन दैट डे नॉट ओनली स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द क्लास, इवन द विलेज पीपल वर ऑल्सो सिटिंग देयर क्लास जस्ट टू
pay a tribute to their teacher, just to give a respect to their teachers words and teachers 40 years of faithful सर्विस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग एम हैमल हैड सर्व्ड फ्रांस और अल्सास, तो आप लिखेंगे एम हैमल हैड सर्व फॉर 40 ईयर्स। एम हैमल ने वह 40 ईयर्स अपनी सर्विसेज दी थी। एंड टुडे ऑल दोज विलेजर्स आफ्टर नोइंग द ऑर्डर दे हैड कम देयर इन द क्लासरूम जस्ट टू पे अ रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स फेथफुल 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, राइट। तो इसलिए विलेजर्स वहाँ सब आए हुए थे, लेकिन फ्रांस को उस नोटिस के बारे में पता नहीं था, उस ऑर्डर के बारे में पता नहीं था। जैसे आपने पहले पढ़ा है पार्ट 1 में कि वो नोटिस बोर्ड के पास रुके नहीं थे। अगर वो उस नोटिस बोर्ड के पास रुकते तो शायद उन्हें भी उस ऑर्डर के बारे में पता होता। वो तो बहुत जल्दी में थे, उस दिन लेट हो गए थे। ही ऑलरेडी गॉट वेरी लेट एंड ही just looked at the crowd but he didn't stop there and he continued to walk towards the school। वो लगातार चलते रहे लेकिन रुके नहीं। इसीलिए आज उनके लिए सब चीज़ें काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि उन्हें ऑर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उनके लिए सबसे सरप्राइजिंग क्या था उस दिन कि जो क्लासरूम में जो सीट्स यूजुअली एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी, दो सीट्स वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स। विलेज पीपल वर सिटिंग देयर। कौन कौन विलेजर्स वहाँ बैठे हुए थे? ओल्ड हॉजर with 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several others besides। वहाँ मिस्टर हॉजर बैठे हुए थे, उन्होंने 3-cornered hat लगाया हुआ था। फॉर्मर होते हैं जो पहले रह चुके होते हैं, ओके, जो लास्ट मेयर रहे होते हैं, कभी उस पोजीशन पे रहे होते हैं, उसे फॉर्मर कहते हैं। तो अल्सास के जो पुराने पहले कभी मेयर रहे थे वो वहाँ थे, वहाँ फॉर्मर पोस्टमास्टर वहाँ थे और बहुत सारे विलेजर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। स्पेशली जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो डेजिग्नेटरी पर्सन है वहाँ अल्सास के, उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मिस्टर हॉजर वहाँ थे और फॉर्मर मेयर वहाँ थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर वहाँ थे। ये वो रेस्पेक्टफुल लोग थे, ऑनरेबल लोग थे जो अल्सास के वहाँ पर अटेंड कर रहे थे उस क्लास को। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर had brought an old primer। सब लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज दे न्यू दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ देयर फ्रेंच टीचर। सब लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, दुखी थे, क्योंकि सबको पता था कि आज उनके टीचर का आखिरी लेसन था, एक्सेप्ट फ्रांस को नहीं पता था ये, क्योंकि फ्रांस हैड नॉट सीन दैट ऑर्डर, क्योंकि फ्रांस ने वो ऑर्डर नहीं देखा था। अब जो मिस्टर हॉजर थे उन्होंने प्राइमर निकाला। प्राइमर होता है एक एलिमेंट्री बुक या फिर कोई पर्टिकुलर रीडर बुक जो कि यूजुअली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो लोग रखते हैं, ताकि वो फोनेटिक्स यानी साउंड, किसी भी लेटर की साउंड को समझ सकें, किसी भी वर्ड की साउंड को समझ सकें। क्योंकि वहाँ के लोगों को फ़्रेंच तो बहुत कम आती थी, उन्होंने कभी फ़्रेंच पे इतना ध्यान नहीं दिया था। और जो मिस्टर हॉजर थे या जो भी मेयर या पोस्टमास्टर रहे थे, उन्होंने भी आज तक कभी अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो इसलिए वो प्राइमर लेके आए थे, ताकि जब भी उनके टीचर कोई वर्ड बोले या सिखाएं तो उस प्राइमर की हेल्प से, उस बुक की हेल्प से, उस रीडर बुक की हेल्प से वो साउंड को समझ सकें। थम्ड एट द एजेस। थम्ड होता है जब कोई भी बुक टर्न आउट होती है या फटी पुरानी होती है तो उसको थम्ड कहते हैं। वो बुक अपने किनारों से थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, रफ़ हो चुकी थी, वर्न आउट हो चुकी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो मिस्टर हॉजर ने अपने पैरों पे रखकर उस प्राइमर को खोल लिया, उस बुक को खोल लिया और अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे उन्होंने अपने फेस पर लगा लिए, अपनी आइज़ पे लगा लिए। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Now when everything got settled, जब सब चीज़ें सेटल हो गई, सब लोग बैठ गए और जब फ्रांस ये सोच रहे हैं, ही वॉज वंडरिंग दैट व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द क्लासरूम, वो ये सोच रहे हैं कि क्लासरूम में आखिर क्या चल रहा था। तो बहुत सीरियस, ग्रेव टोन होती है, बहुत सीरियस टोन, बहुत सीरियस टोन में मिस्टर हैमल ने, एम हैमल ने अनाउंस किया। और उन्होंने सबको क्या कहकर एड्रेस किया? माय चिल्ड्रन। क्योंकि उनके लिए, एक टीचर के लिए तो क्लास में बैठा हुआ हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सब
बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने सबको क्या कह के एड्रेस किया, उन्होंने माई चिल्ड्रेन कह के सबको एड्रेस किया। उन्होंने ये अनाउंस किया दैट वॉज हिज लास्ट लेसन दैट ही वुड बी गिविंग। तो उन्होंने बताया सबको कि ये उनका आखिरी लेसन है और वो आज अपना आखिरी लेसन देने वाले हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। काइंडली अंडरलाइन दीज लाइन स्टूडेंट्स। A question will be asked that what was the order that had come from Berlin। तो आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर क्या था। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। तो क्या ऑर्डर था बर्लिन से? उन्होंने बताया, मैम हैमल ने सबको बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब अल्साज और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। देयर वुड बी नो फ्रेंच। अब कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड दैट इज़ वाई एम हैमल वॉज अबाउट टू लीव फ्रांस फॉर एवर। द न्यू मास्टर कम्स टमोरो। और उन्होंने बोला कि कल से आपके जर्मन टीचर यहाँ आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आज ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। सो वॉट एम हैमल wanted to give to his children, to his students on his last lesson। एम हैमल अपने स्टूडेंट्स को लास्ट लेसन में क्या देना चाहते थे? he wanted to teach some fundamental, some values of that language। he wanted to give away everything that he had to his students in his last lesson। एक टीचर, जब टीचर को पता होता है कि आज उसका आखिरी लेसन है, उसके बाद वो उन स्टूडेंट्स को कभी नहीं पढ़ा पाएगा, तो वो टीचर कोशिश करता है कि उसको जो कुछ भी आता है वो अपने स्टूडेंट्स को दे दे। और एम हैमल भी शायद यही कोशिश कर रहे थे। वो आज अपने लास्ट लेसन में अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखा के जाना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ इमोशंस हैं। What a thunderclap these words were to me। When Franz heard that order, when Franz heard his teacher's words, he got very shocked। वो बिल्कुल shocked हो गया। He was stooped। वो बिल्कुल एकदम शॉक हो गया, सरप्राइज़ हो गया। वो वर्ड्स उसके लिए बहुत शॉकिंग थे। वो सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ? क्यों वो शॉक था? बिकॉज since till that day he had never paid attention to his language, he had never valued his language, he never tried to learn French language, and he always said that I would learn some other day। हमेशा वो क्या कहता रहता था, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम हमेशा ये कहते रहते हैं अरे आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। वैसे ही फ्रांस की भी यही आदत थी, वो हमेशा यही कहते रहते थे कि आज नहीं सीखूंगा, कल सीख लूँगा, बिकॉज वो तो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, वो तो मैं कभी भी सीख लूँगा। लेकिन आज अचानक से क्या हुआ? दैट नो फ्रेंच वुड बी देयर नाउ, नो बडी वुड बी गोइंग टू टीच फ्रेंच टू देम। अब उन्हें फ्रेंच कोई नहीं पढ़ाने वाला था, फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ से ख़त्म होने वाली थी। और इस चीज़ का रियलाइजेशन अब फ्रांस को भी था। अब उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का भी पता चल गया था, लेकिन अब पता चलने से कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज फ्रेंच हैड बीन बैंड देयर। वहाँ फ्रेंच को बैन कर दिया गया था, केवल जर्मन लैंग्वेज ही वहाँ सिखाई जाने वाली थी। ओ द रेचिश, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसे समझ में आया कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या नोटिस लगा हुआ था, क्या बैड न्यूज़ थी। अब वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्लियर होने लगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, उसे रियलाइज़ होने लगा कि आज उसका ये आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, I should never learn anymore। I must stop there then। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, for going sliding on the Saar। Saar is the river that flows through France। सार एक river है जो फ्रांस से होती हुई बहती है। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends now that I could not give up। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler, how cranky he was। अब देखिए आपने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, किस तरह फ्रांस के इमोशन सडनली चेंज हो गए। अब उसको ये रियलाइज़ होने लगा कि उसने केवल अपना टाइम वेस्ट किया था, उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की कोशिश नहीं की। उसे समझ में आ गया कि अभी उसका आखिरी लेसन था। उसे बहुत दुख होने लगा कि अब वो कभी अपने लेसन्स नहीं सीख पाएगा। और साथ ही साथ जो बुक्स उसको बहुत हैवी लगती थी, जो हिस्ट्री बुक, ग्रामर बुक,
फ्रेंच में जितनी भी बुक्स थी वो सब उसको बेकार लगती थी, हैवी लगती थी। आज वही बुक उसको अच्छी लगने लगी, उसे अपनी ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगी। उसे अपनी बुक्स कैसी लगी? ही थॉट हिज ओल्ड बुक्स वर लाइक हिज ओल्ड फ्रेंड्स। उसे अपनी पुरानी बुक्स अपनी ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगी। अब वो अपनी बुक्स के बारे में सोचने लगा, अपनी लैंग्वेज के बारे में सोचने लगा। एंड हिज फीलिंग्स, हिज इमोशंस फॉर हिज टीचर हैड ऑल्सो चेंज। प्रीवियसली ही डिड नॉट लाइक हिज टीचर, ही डिसलाइक्स हिम। वो अपने टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा अपने टीचर को एक बहुत क्रैंकी टीचर मानते थे। लेकिन आज क्रैंकी कौन होता है? जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, स्ट्रेंज हो, है ना। तो वो अपने टीचर को हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड मानते थे या फिर स्ट्रेंज मानते थे। लेकिन आज उनके इमोशंस अपने टीचर के लिए भी बदल गए थे। आज उनके दिमाग में अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट थी, इमोशंस थे, फीलिंग्स थी। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन था दैट नाउ नोबडी वुड बी गोइंग टू टीच हिम फ्रेंच एवर। और उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि एम हैमिल के अलावा अब उन्हें फ्रेंच कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। After that, what happened? Poor man, to whom he referred poor man, Franz referred poor man to M. Hamel. M. Hamel को poor man कहा है। क्यों कहा है poor man उन्हें? Because that man who was a patriot, who wanted to serve his people, who had given 40 years of his faithful service to Alsace, now was leaving that place. तो अब उन्होंने पुअर मैन करके क्यों सिंबलाइज़ किया है मिस्टर हैमिल को? क्योंकि मिस्टर हैमिल एक बहुत बड़े पैट्रियट थे जिन्होंने 40 इयर्स अल्सास को सर्व किया और आज उनको बेचारों को वो जगह छोड़कर वहाँ से जाना था, अपने लोगों को छोड़कर वहाँ से जाना था। इट वॉज़ इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स उसके दिमाग में थे कि आज टीचर का बिहेवियर क्यों बदला हुआ था, आज टीचर ने अपनी फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहनी हुई थी, आज सभी विलेजर्स क्लासरूम में क्यों थे, तो ये सब के आंसर्स उसे मिलने लगे बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट वाज द ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और इन सब का एक ही आंसर था, वो था उस ऑर्डर की वजह से। उस ऑर्डर की वजह से ही टीचर का बिहेवियर चेंज था, उस ऑर्डर की वजह से ही, क्योंकि आज टीचर का लास्ट लेसन था, उन्हें अल्सास छोड़ के जाना था, इसलिए आज उन्होंने अपनी फाइन संडे क्लोथ्स पहनी हुई थी। और उसके आगे उन्हें ये भी पता चला कि विलेजर्स वहाँ क्यों थे। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। उनको ये भी समझ में आ गया कि जितने भी ओल्ड मैन थे, ओल्ड पीपल थे अल्सास के, वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे? जस्ट टू पे देयर रिस्पेक्ट टू देयर टीचर, just for thanking their teacher for his 40 years of faithful service। आज वो सब लोग अपने टीचर की 40 years की सर्विसेज को रेस्पेक्ट देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। सो इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। ये क्वेश्चन आएगा, वाई ओल्ड मैन ऑफ अल्सास वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम। तो आप ये लिखेंगे, इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी that they had not gone to school more. It was their way of thanking their master for his 40 years of faithful service। इसलिए वो वहाँ पर बैठे हुए थे ताकि वो अपने टीचर की 40 years की सर्विसेज को रिस्पेक्ट दे पाएँ, उनको थैंक्स कर पाएँ, तो इसलिए वो लोग वहाँ गैदर्ड थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और वह अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज को भी वहाँ रिस्पेक्ट देने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन अब उस रिस्पेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ना तो अब वो टीचर वहाँ रहने वाले थे और ना ही वो कंट्री अब उनकी रही थी। दैट कंट्री, दोज डिस्ट्रिक्ट्स वर ओवर पावर्ड बाय प्रशिया। अब वो डिस्ट्रिक्ट्स किसके हाथों में चली गई थी? वो कंट्री किसके हाथों में चली गई थी? प्रशिया के हाथों में चली गई थी। तो वही इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम टाइम रहते किसी काम को नहीं करते हैं तो उसके रिज़ल्ट के बाद में, उसके कंक्लूजन्स के बाद में, उसके रेपरकशंस के बाद में उसके लिए पछताना, रिग्रेट करना, गिल्ट करना किसी मतलब का नहीं रहता। इसलिए हमें टाइम रहते हर चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए और सही डायरेक्शन में हमें अपने काम करने चाहिए जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं, वाइटल हैं। फर्दर, while I was thinking of all this, I heard my name called।
अब जब फ्रांस इन सब चीज़ों को सोच रहे थे, उनके मन में वो इमोशंस आ रहे थे, सडनली उनका नेम बुलाया गया. हु कॉल्ड हिज नेम? एम हैमल. And you know, I think you remember that on that day M. Hamel was going to ask few questions on which topic? On participle. And France did not know a single word. He did not know ABC of participles. अब फ्रांस की टर्न आई, फ्रांस का नाम बुलाया गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब उनकी टर्न थी पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस को आंसर देने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, without one mistake. अब उनके दिमाग में आने लगा कि क्या वो आंसर कर पाएंगे, क्या वो बिना रुके अपने टीचर के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. बट आई गॉट मिक्सड अप. मिक्सड अप का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड होना. लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया वो बहुत कन्फ्यूज्ड हो गए. उन्हें कुछ आता ही नहीं था. और जब हमें किसी चीज़ की ABC नहीं पता है, फर्स्ट वर्ड ही नहीं पता है, हाउ कैन वी स्टार्ट? हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? वैसा ही फ्रांस के साथ था. ही डिड नॉट नो ABC ऑफ पार्टिसिपल्स एंड दैट्स वाई ही वॉज वेरी कन्फ्यूज दैट हाउ कुड ही स्टार्ट. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. On that day, France felt very ashamed. फ्रांस को बहुत शर्म आई, उन्हें बहुत डर लगने लगा, because he could not utter a word on participle. वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए participles पे. उन्हें बहुत शर्म आने लगी, वो बहुत घबरा गए. He was very panicked और उनकी हिम्मत नहीं हुई अपने टीचर की तरफ देखने की. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little France. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. Great trouble with Alsace means क्या है? Trouble with Alsace people. People of Alsace. तो great trouble with Alsace का मतलब है people of Alsace, right? She puts off, यहाँ पर्सोनीफाई किया है अल्सास को she यूज़ करके, ठीक है. अल्सास, she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say you. यहाँ those fellows किसको रेफ़र कर रहे हैं? Prussians को रेफ़र कर रहे हैं. Those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with it. तो यहाँ पर आपने देखा कि एम हैमल को जब लगा कि फ्रांस आंसर नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने उनको रियलाइज़ करवाया. क्या कह के रियलाइज़ कराया? उन्होंने कहा, फ्रांस, तुम्हें अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एम्बैरस फील करने की ज़रूरत नहीं है. ये हम सबकी ही आदत हो चुकी है. हम हमेशा हर काम को कल के लिए छोड़ देते हैं, टाल देते हैं. वी आर इन द हैबिट ऑफ लीविंग थिंग्स फॉर द फॉलोइंग डे. और आज देखो क्या हुआ है. आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? आज हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है. अल्सास के लोगों की ये बहुत बुरी आदत थी कि वो लोग अपने काम को टाइम पे नहीं किया करते थे. एंड दे यूजुअली पुट देयर थिंग्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग डे. वो अपने काम को अगले दिन के लिए टाल देते थे, जो कभी पूरा नहीं हो पाता था. और मिस्टर हैमल ने ये कह के भी रियलाइज़ कराया कि अब वो लोग, हमारे जो राइवल्स हैं, जिन प्रशियन लोग हैं, जिन्होंने हमारी कंट्री, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को ओवर पावर कर लिया है, जब वो लोग अब यहाँ आएंगे तो वो हमें बिल्कुल टीज़ करेंगे. दे वुड मेक फ़न ऑफ अस. वो हमारा मजाक बनाएंगे और हमें कहेंगे कि हम किस तरह के फ़्रेंच लोग हैं. हमें तो ना फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है. सो दिस हैपन्स व्हेन यू डू नॉट नो योर नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग. ये कब होता है स्टूडेंट्स? जब हम अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, हमें अपनी मदर टंग नहीं आती है, तो दूसरे लोग भी हमारा मजाक बना सकते हैं. कह सकते हैं कि अरे तुम किस तरह के सिटीज़न हो, तुम किस तरह के पैट्रियट हो, तुम्हें तो अपनी लैंग्वेज लिखनी बोलनी भी नहीं आती है. मान लीजिए आज आपको हिंदी नहीं आती है तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, बिकॉज यू आर एन इंडियन, यू मस्ट नो हिंदी वेल. वैसे ही फ्रेंच लोग थे.
आज एम हैमल ने उन्हें रियलाइज़ कराया कि देखिए आपके एक हैबिट, एक बुरी हैबिट का आज क्या रेपरकशन हुआ है, क्या रिज़ल्ट हुआ है। आज आप लोगों का लोग मजाक बना रहे हैं कि आप किस तरह के फ्रेंच लोग हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज भी लिखनी और पढ़नी नहीं आती है। लेकिन एम हैमल ने फ्रांस को डांटा नहीं, उसे कहा कि तुम इतने भी बुरे नहीं थे, ये हम सब की प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। इसके अंदर आज आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, फॉर नॉट नोइंग अ सिंगल वर्ड इन फ्रेंच, इसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। इसके लिए मैं तुम्हें, हम सब की हैबिट को, तुम्हारे पेरेंट्स को और अपने आप को। एम हैमल ने किस किस को ब्लेम किया? उन्होंने सिर्फ फ्रांस को ब्लेम नहीं किया, अभी आप आगे के पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। उन्होंने फ्रांस को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने फ्रांस को किया, उन्होंने अपने आप को किया, उन्होंने उसके पेरेंट्स को ब्लेम किया और अल्सास में रहने वाले हर एक इंसान को ब्लेम किया जिसकी आदत थी अपने कामों को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देना या टाल देना। So in the further paragraphs you will come to know that how M. Hamel blame people for not learning their language, and how would he tell France that who would he blame for not learning फ्रांस। तो अब वो अगले पैराग्राफ्स में ये बताने वाले हैं फ्रांस को कि वो किस किस को ब्लेम करेंगे फ्रांस के लैंग्वेज ना सीखने पर। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। सबसे पहले उन्होंने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया। फ्रांस तो कहीं ना कहीं एक कल्प्रिट था ही, क्योंकि फ्रांस भी डिसलाइक करता था अपनी लैंग्वेज को, लेकिन उसके बाद में किसको उन्होंने ब्लेम किया? उन्होंने उसके पेरेंट्स को ब्लेम किया, बिकॉज हिज पेरेंट्स नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू द लर्निंग, नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू द स्टडीज़ ऑफ फ्रांस। वॉट दे वॉन्टेड द मोस्ट, क्या चीज़ वो चाहते थे फ्रांस क्या करे पढ़ाई के अलावा? वो चाहते थे कि वो उनके काम में हाथ बटाए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। वो चाहते थे कि फ्रांस फार्म पे काम करे, उनके साथ में काम करे या किसी मिल पे काम करे, ताकि वो कुछ पैसे अर्न करके अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। नेक्स्ट, एम हैमल ने अपने आप को भी ब्लेम किया। उन्होंने क्या कहा? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हें ही ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ब्लेमिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, बिकॉज मैंने अगर तुम्हारी पढ़ाई पे ज़्यादा ज़ोर दिया होता, तुमसे अपने गार्डन के फ्लावर्स को वाटर करने के लिए नहीं कहा होता, और मैंने तुम्हें किसी दिन छुट्टी देकर फ़िशिंग पे जाने का प्लान नहीं बनाया होता, तो शायद आज तुम्हें वो लैंग्वेज अच्छे से आती। सो इन दिस पैराग्राफ यू सी, this is also one of the traits of M. Hamel, that he not only blamed France for not learning language. To whom he blamed? He blamed France, he blamed his parents, and he also blamed himself. तो यहाँ से पता चलता है that M. Hamel is a selfless person. वो selfless हैं, selfish नहीं है। उन्होंने केवल अपना नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। उनका अपना एक बिहेवियर है, नेचर है, उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया फ्रांस को स्पॉइल करने में। सो हियर यू सी दैट एम हैमल सेज दैट फ्रांस पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन getting him educated, and they wanted him to work at a farm or a mill and earn some money. He also says that as a teacher he was also not interested in teaching them. He would send him to water the plants. Sometimes he would declare a holiday and go for फिशिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, टू हुम एम हैमल ब्लेम्ड फॉर नॉट लर्निंग लैंग्वेज। एम हैमल ने लैंग्वेज ना सीखने के लिए किस किस को ब्लेम किया, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Now what teacher said about French language?
टीचर ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। टीचर ने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करते हुए कहा, एम हैमल प्रेजेस देयर मदर टंग। हाउ ही प्रेज देयर मदर टंग, ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज as being the most beautiful and clearest and most logical language in the world। इसको अंडरलाइन कर लो आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, what did एम हैमल say about French language। तो आप लिखेंगे एम हैमल said and praised that being most clearest and logical language in the world, the French language is the most beautiful language। And he also tells that the class, he also tells and urges the class to guard their language as it is the only way to free oneself from the prison of slavery। उन्होंने इवन ये भी कहा, सबको ये मैसेज दिया कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को इस प्रिजन से, स्लेवरी से आज़ाद करा सकें। किस प्रिजन की बात कर रहे हैं? दे हैव बीन इम्प्रिजन्ड बाय द imprisoned and they have been become slave by the Prussian people। क्योंकि अब फ्रेंच लोग प्रशियंस के स्लेव बन गए थे, प्रिजनर्स बन गए थे, इसलिए एम हैमल ने मैसेज दिया कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को सेफगार्ड करोगे तो आप अपने आप को एनस्लेव कर सकते हो, आप अपने आप को प्रिजन ऑफ स्लेवरी से आज़ाद करा सकते हो। And what further he says that if a person knows his mother tongue well, no one can enslave him। अगर एक इंसान अपनी मदर टंग अच्छे से जानता है तो कोई भी उसे एनस्लेव नहीं कर सकता, गुलाम नहीं बना सकता। Knowing the mother tongue well as a language is a tool to fight domination। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मदर टंग को सेफगार्ड करते हो तो आप अपने डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं। किस तरह का डोमिनेशन हो गया था उनके ऊपर? लिंग्विस्टिक डोमिनेशन, लिंग्विस्टिक शॉवनिज़म, जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था। एम हैमल ने कहा कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को सेफगार्ड करोगे, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते रहोगे, सीखते रहोगे, तो कोई भी किसी तरह का डोमिनेंस, लैंग्वेज का डोमिनेंस आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज उन्होंने यहाँ पर फ्रेंच जितने भी क्लास में लोग मौजूद थे उन्हें दिया। Then he opened the grammar and read us our lesson। I was amazed to see how well I understood। All he said seemed so easy, so easy। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। So in that last lesson what Franz realized and observed that, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उस दिन जो भी उसके टीचर पढ़ा रहे थे, पहले तो उन्होंने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई, फिर उन्होंने ग्रामर लेसन्स दिए, और उस दिन जो भी टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे फ्रांस को हर चीज़ बहुत इजीली समझ में आ रही थी। शायद आज से पहले फ्रांस ने कभी उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश नहीं की, और शायद टीचर ने आज से पहले कभी इतना अच्छा समझाने की कोशिश नहीं की। सो दैट ऑल हैपेंड just because of that order that had changed and put an impact over French people। ये केवल उस ऑर्डर की वजह से हुआ जिसने इतना बड़ा बदलाव ला दिया और लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स you have understood these paragraphs very well। Further paragraphs I will explain for you in the next part of the chapter। There we will discuss some important questions also that I have made you underline during the explanation of the chapter also। So keep reading, keep learning, and just wait for the last part of the chapter। Thank you so much. Have a nice time.